दोस्तों आज के सेशन में देखेंगे फंडामेंटल राइट्स से आर्टिकल 32। फंडामेंटल राइट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 और आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 में मेंशन्ड है। तो राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14 टू 18 है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू 22 में मेंशन है, जिसमें राइट टू प्रोटेस्ट भी है आर्टिकल 19 के अंडर आता है, जिसमें पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स, कोई आर्म्स ना यूज हो, और राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी जो कि आर्टिकल 21 में है, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की अगर बात करें तो आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 में है। ये सभी फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 32 के बिना वैसे ही हैं जैसे लाइफ विदाउट ऑक्सीजन, क्योंकि ये सब राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं, इन्फोर्स होते हैं। डायरेक्ट आप कोर्ट में अप्रोच कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में किस आर्टिकल के जरिए, तो वो आर्टिकल है 32 जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहा जाता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किसमें है? आर्टिकल 32, यानी कि फंडामेंटल में ही ये मेंशन है कि फंडामेंटल राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग में जो कि प्रोटेक्ट किया जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में और कौन से आर्टिकल आते हैं? तो आर्टिकल 13 आता है जो कि जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। ये कनेक्ट करता है सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट को। कैसे? अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाती है और वो वायलेट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन होता है उस लॉ से, तो इसका जुडिशियल रिव्यू का पावर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास होता है बाय द आर्टिकल 13। ओके, नेक्स्ट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को एम्पावर करता है टू इश्यू द रीट जुरिस्डिक्शन या फिर अदर पर्पज के लिए यूज कर सकता है हाई कोर्ट। वहीं पे नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आर्टिकल 359 जिसमें प्रेसिडेंट के पास पावर होता है टू सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सक्लूडेड आर्टिकल 20 एंड 21 विच कैन नेवर बी सस्पेंडेड। अब बात करते हैं आर्टिकल 32 जो कि लीगल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ टू सेफगार्ड एंड इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल। इससे क्या प्रमोट होता है? डेमोक्रेसी प्रमोट होता है। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की देखें तो सुप्रीम कोर्ट इसमें इशू कर सकता है डायरेक्शन, ऑर्डर्स या रीट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। वहीं हाई कोर्ट में अगर देखें तो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के जरिए इशू करता है रीट। ठीक है, और ये अदर पर्पज के लिए भी ये आर्टिकल 226 हाई कोर्ट यूज कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बस फंडामेंटल राइट वायलेशन के लिए ये आर्टिकल 32 यूज कर सकता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट को प्रोटेक्टर और गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट इसीलिए कहा गया है। ठीक है, इसी आर्टिकल को आर्टिकल 32 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट विथ ओरिजिनल और वाइड पावर है टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट, नॉट एक्सक्लूसिव। नॉट एक्सक्लूसिव क्यों है? क्योंकि ये रीट जुरिस्डिक्शन जो है हाई कोर्ट के अंडर भी आता है आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग। वहीं सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है जिसे अमेंड नहीं किया जा सकता, वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आर्टिकल 32 जो है बेसिक फीचर है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रीट पिटीशन कौन फाइल कर सकता है? तो इंडिविजुअल्स कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, और एंटिटीज कर सकते हैं। इन्वोक द कोर्ट जुरिस्डिक्शन टू द प्रोटेक्ट देयर फंडामेंटल राइट्स, और ये इन्फोर्स होता है स्टैट्यूटरी राइट्स और चैलेंज करता है गवर्नमेंटल या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को। तो टाइप्स ऑफ रीट्स की अब बात करते हैं, जो कि 5 टाइप्स रीट्स जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या एनी अदर कोर्ट्स। एनी अदर कोर्ट यहाँ पर ये मतलब है कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी कोर्ट को ये इम्पावर दे सकता है कि वो रीट इशू कर सकते हैं। इसमें आता है पहला हैबियस कॉर्पस, सेकंड मैंडेमस, थर्ड प्रोहिबिशन, फोर्थ सर्टियोरेरी एंड फिफ्थ को वारंटो। जिसके लिए निमोनिक्स है HMPCQ, और फ्रेज अगर सेंटेंस के द्वारा याद करना हो तो हेल्प मी प्रोटेक्ट सिटीजन क्विकली। ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने के लिए 5 रीट्स को। कौन कौन से? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरेरी एंड को वारंटो। तो चलिए इनको बारी बारी से समझ लेते हैं। ये है क्या? हैबियस कॉर्पस, जिसका लिटरल मीनिंग, ये सब जो है वर्ड जो है 5 रीट हैं, ये लैटिन वर्ड्स हैं। ठीक है, इनका लिटरल मीनिंग क्या है हैबियस कॉर्पस का? तो टू हैव द बॉडी ऑफ। ये इशू किया जाता है इलीगल डिटेंशन, इलीगल अरेस्ट के
वजह से या डिटेंशन की वजह से। और ये रीट जो है हैबियस कॉर्पस कैन बी इश्यूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट इंडिविजुअल्स, दोनों के अगेंस्ट ये इशू किया जा सकता है। ठीक है, तो बिगेस्ट एग्जाम्पल क्या है हैबियस कॉर्पस वायलेशन का? तो नेशनल इमरजेंसी 1975 का है। उसमें अरेस्ट किया जा रहा था विदाउट ट्रायल, कुछ ग्राउंड नहीं बताया जाता था, जिसको चाहते थे उसको अरेस्ट कर लेते थे। ठीक है, तो ये ग्राउंड था। इट इज नॉट इश्यूड इन केस वेयर डिटेंशन इज लॉफुल, और ये इश्यू नहीं किया जाता है किस केस में? डिटेंशन अगर लॉफुल हो। सेकंड की प्रोसीडिंग इज फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या लेजिस्लेचर कंटेम्प्ट हो। डिटेंशन इज बाय अ कंपिटेंट कोर्ट के द्वारा अगर किया गया हो, या डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट है मैंडेमस, जिसका लिटरल मीनिंग है वी कमांड। इसमें क्या होता है? इट इज एन ऑर्डर इश्यू बाय अ कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है पब्लिक अथॉरिटी या ऑफिशियल जो हैं अपने ड्यूटी को ठीक से परफॉर्म कर रहे हैं या फेल कर रहे हैं या रिफ्यूज कर रहे हैं परफॉर्म करने के लिए। और इट कैन बी इश्यूड अगेंस्ट, ये किसके अगेंस्ट इश्यू किया जा सकता है? पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट, पब्लिक बॉडी के लिए, कॉर्पोरेशन के लिए, ट्रिब्यूनल्स के लिए, लोअर कोर्ट के लिए, टू इंश्योर दियर परफॉर्मेंस दियर लीगल ड्यूटी। और ये यूज इश्यू नहीं किया जा सकता है किसके अगेंस्ट? प्राइवेट इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी के या किसी अदर बॉडी के अगेंस्ट जो है इश्यू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट की ये इन्फोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट possess statutory force and when the duty is discretionary अगर नेचर रहेगा ड्यूटी का तो उसके अगेंस्ट भी नहीं इश्यू किया जा सकता। टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में भी नहीं यूज हो सकता। और अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इन सब के अगेंस्ट ये इशू नहीं किया जा सकता मैंडेमस। नेक्स्ट रीट है प्रोहिबिशन। इसका मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है टू फॉरबिड, ओके। हायर कोर्ट जो है इशू करता है ये रीट को टू द लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल टू स्टॉप इट्स देयर हियरिंग अ केस बियॉन्ड इट्स लीगल पावर। इनके लीगल जुरिस्डिक्शन के अगर ऊपर हो तो इनको रोकने के लिए कि आप ये केस ना लो। और ये प्रिवेंटिव मेजर्स है, इट इज नॉट लीगली अलाउड टू डू। ठीक है, ये प्रिवेंटिव मेजर है। ओके, मैंडेमस टेल्स एन अथॉरिटी टू एक्ट, अथॉरिटी को एक्ट करने के लिए बोलता है मैंडेमस। वही प्रोहिबिशन कहता है कोर्ट टू स्टॉप एक्टिंग। ओके, इट कैन बी इश्यू ओनली अगेंस्ट, ये किसके अगेंस्ट यूज किया जा सकता है? जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी के अगेंस्ट। और इट कैन नॉट बी इशूड, किसके अगेंस्ट नहीं यूज हो सकता ये? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, लेजिस्लेटिव बॉडी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट ये यूज नहीं, इश्यू नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है सर्टियोरेरी। ये क्या होता है? इसका लिटरल मीनिंग है टू बी सर्टिफाइड या टू बी इन्फॉर्म्ड। ये क्या होता है? ये इशू किया जाता है हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के लिए। इट इज इश्यूड किस लिए? इलीगल ऑर्डर के लिए। इलीगल ऑर्डर हो तो उसे क्वैश करने के लिए, कैंसिल करने के लिए, खत्म करने के लिए, या ट्रांसफर, केस को ट्रांसफर करने के लिए टू द हायर कोर्ट। ओके, इट इज इश्यू व्हेन द लोअर अथॉरिटी एक्ट बियॉन्ड इट्स पावर। अगर कोई लोअर अथॉरिटी जो है अपने पावर के बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन कर रही है, उसके अगेंस्ट ये इश्यू होता है। हैज नो जुरिस्डिक्शन एंड मेक एन एरर ऑफ लॉ। प्रोहिबिशन स्टॉप द केस बिफोर डिसीजन मेड, मतलब प्रोहिबिशन जो है प्रिवेंटिव मेजर्स है, जैसा कि बता चुका हूँ। वाइल सर्टियोरेरी जो है ये स्टॉप करता है प्रोसीडिंग एंड ऑल्सो कैंसिल करता है जो कि ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड हो, यानी कि प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों ये मेजर्स इसमें होता है सर्टियोरेरी में। इट कैन बी इश्यूड अगेंस्ट जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट भी यूज होता है। वहीं पे प्रोहिबिशन जो है क्वासी जुडिशियल और जुडिशियल के अगेंस्ट इशू होता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी भी आ जाते हैं, बट नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव बॉडीज और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट ये इशू नहीं होता है। नेक्स्ट और लास्ट है को वारंटो। को वारंटो का लिटरल मीनिंग है बाय व्हाट अथॉरिटी या वारंट। ओके, तो कोर्ट जो है पूछता है किसी पर्सन से अंडर व्हाट लीगल अथॉरिटी दे आर होल्डिंग एंड पब्लिक ऑफिस, किस अथॉरिटी से आप पब्लिक ऑफिस होल्ड किए हो। इट इज यूज्ड टू स्टॉप समवन फ्रॉम इलीगल ऑक्युपाइंग पब्लिक ऑफिस। ओके, एनी इंटरेस्टेड पर्सन कैन बी फाइल दिस रीट। ये रीट जो है कोई भी पर्सन जो है फाइल कर सकता है
the petitioner does not have the personally affected. It is issued only for permanent public office. ये इशू किया जाता है only permanent public office के लिए, created by constitution या law के द्वारा अगर बनाया गया वो ऑफिस. It cannot be issued for private offices या ministerials यानी non substantive पोस्ट के लिए. ओके, अब बात करते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया क्वेश्चन. With reference to the writ issued by the court in India, consider the following statement. पहला स्टेटमेंट है कि mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with the public duty. क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? जी बिल्कुल करेक्ट है. mandamus जो है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट नहीं यूज होता है, इशू नहीं होता है. mandamus will not lie, सेकेंड स्टेटमेंट है, against a company even though it may be a government company. बिल्कुल ये भी करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट है कि एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी पेटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रीट ऑफ को वारंटो. ठीक है, ये भी करेक्ट है क्योंकि कोई भी पर्सन जो है ये रीट कर सकता है, को वारंटो यूज कर सकता है. तो इसमें से करेक्ट सेंटेंस स्टेटमेंट पूछा है तो सारे ही करेक्ट हैं. ऑप्शन डी जो करेक्ट है. वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.